जब हम आधुनिक भारत के ढांचे की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कई चीजें आती हैं। लेकिन आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक दर्शन की गहराई में उतरने वाले हैं। आप इसे एक 3D ब्लूप्रिंट की तरह सोच सकते हैं, एक ऐसा नक्शा जिसने एक बिल्कुल नए राष्ट्र की नींव रखी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय में गोता लगाते हैं और उन विचारों को डिकोड करते हैं जिन्होंने आधुनिक भारत को आकार दिया। आज की हमारी इस चर्चा को हम 5 मुख्य हिस्सों में बांटकर देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे उनकी राजनीतिक यात्रा से, फिर बात करेंगे उदार राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की, और अंत में हम देखेंगे कि कैसे ये घरेलू विचार विदेश नीति में तब्दील हुए, यानी शांति का पंचशील सिद्धांत और गुटनिरपेक्षता की नीति। एक बिल्कुल लॉजिकल फ्लो। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, उनकी राजनीतिक यात्रा। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि नेहरू जी के राजनीतिक विचार किसी आरामदेह कमरे में बैठकर नहीं बने थे। बिल्कुल नहीं, ये विचार कड़े संघर्षों की भट्टी में तपकर निकले थे। सोचिए, अपनी जिंदगी के लगभग 9 साल उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे बिताए, और यही वो समय था जिसने उनकी विचारधारा को एक ठोस आकार दिया। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने एक राष्ट्रव्यापी चेतना जगाने का काम किया। जैसे 1904-1905 में जब एक छोटे से एशियाई देश जापान ने विशाल रूस को हरा दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। इसने जनता को ये विश्वास दिलाया कि भाई कोई भी दमनकारी साम्राज्य अजय नहीं है, उन्हें हराया जा सकता है। और फिर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उसने पूरे देश में भारी रोष और एकता की एक नई भावना को जन्म दिया। यहीं से एक मजबूत राष्ट्रवादी भावना अंकुरित होने लगी थी। अपनी मशहूर किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से कही है, किसी भी पराधीन देश के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता उसकी पहली आवश्यकता है। मतलब जब तक राजनीतिक आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक किसी भी तरह की सामाजिक या आर्थिक तरक्की के बारे में सोचना भी बेमानी है। ये उनका सबसे बुनियादी उसूल बन गया था। अब इसी आज़ादी की सोच ने उनके दर्शन के दूसरे सबसे बड़े स्तंभ को जन्म दिया, उदार राष्ट्रवाद। 1942 के बॉम्बे अधिवेशन में उन्होंने बहुत गर्व के साथ खुद को एक राष्ट्रवादी घोषित किया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये राष्ट्रवाद किस तरह का था। यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग विचारों के बीच का अंतर समझना होगा। एक तरफ था उदार राष्ट्रवाद, जो भारत की मौलिक एकता और उसकी विशाल विविधता का सम्मान करने पर टिका था, और दूसरी तरफ था धार्मिक राष्ट्रवाद। इस धार्मिक राष्ट्रवाद को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उनका मानना था कि ये जो धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिकता है वो और कुछ नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो वाली विनाशकारी नीति का ही एक सीधा सीधा परिणाम है। अब जाहिर सी बात है, जब आप एक उदार राष्ट्रवाद की वकालत कर रहे हैं तो उस देश को चलाने के लिए आपको स्वाभाविक रूप से एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ढांचे की ही जरूरत पड़ेगी, है ना? यही हमारा तीसरा स्तंभ है। यहाँ धर्मनिरपेक्षता सिर्फ एक शब्द नहीं था, इसका सीधा सा मतलब था धार्मिक कट्टरवाद और पुरानी रूढ़ियों को पूरी तरह से नकारना। समाज में जो भी सांप्रदायिक दरारें थीं उन्हें भरने और अल्पसंख्यक समुदायों का विश्वास जीतने के लिए ये बहुत जरूरी था कि राज्य हर नागरिक के साथ एक समान व्यवहार करे और उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी दे। इसके साथ ही शासन का मॉडल क्या हो, इस पर भी गहरी बहस थी। समाजवाद समानता की बात करता है, इसलिए शुरुआत में ये काफी आकर्षक लगा। लेकिन जल्द ही ये भी महसूस किया गया कि कठोर समाजवाद या मार्क्सवाद में इंसान की व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहीं खो जाती है। तो हल क्या निकला? बीच का रास्ता, लोकतंत्र। लोकतंत्र में व्यक्ति की राजनीतिक आज़ादी सर्वोपरि होती है। हालांकि ये भी माना गया कि जब तक देश में आर्थिक समानता नहीं आती तब तक इस राजनीतिक लोकतंत्र का कोई बहुत ठोस मतलब नहीं रह जाता। तो अब तक हमने इस ब्लूप्रिंट की मजबूत नींव यानी घरेलू राजनीति को समझ लिया है। अब चलिए इसकी बाहरी दीवारों की तरफ मुड़ते हैं, यानी देश की विदेश नीति। हमारा चौथा विषय है शांति का पंचशील सिद्धांत। आज़ादी मिलने के ठीक बाद पूरी दुनिया अभी भी विश्व युद्ध के सदमे से उभर रही थी। ऐसे में दुनिया को एक और युद्ध की आग में झोंकने से बचाने के लिए ये एक बहुत ही क्रूशल कदम था। बात है 1954 की। ये वो ऐतिहासिक पल था जब भारत और चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाय के बीच पंचशील समझौता साइन हुआ। ये कोई आम संधि नहीं थी, आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को डील करने का एक बिल्कुल नया और शांतिपूर्ण फ्रेमवर्क कह सकते हैं। इस फ्रेमवर्क के 5 बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट्स थे। पहला, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। दूसरा, गैर आक्रामकता, यानी कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं। चौथा,
बराबरी और एक दूसरे का फायदा। और पांचवा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। देखा जाए तो ये 5 सिद्धांत दुनिया भर के देशों के लिए एक साथ मिलकर सरवाइव करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड बन गए थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जियोपॉलिटिक्स हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। 1962 में चीन ने इस समझौते का उल्लंघन किया। ये एक बड़ा झटका था। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो ये है कि इस विश्वासघात के बावजूद वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है, इस शांतिपूर्ण दर्शन के प्रति जो कमिटमेंट था वो बिल्कुल अडिग रहा, वो नहीं बदला। और यही सोच हमें हमारे आज के विश्लेषण के 5वें और आखिरी स्तंभ तक ले जाती है, गुटनिरपेक्षता और एक स्वतंत्र विदेश नीति। आइए देखते हैं कि कैसे शांति और आज़ादी की इसी चाहत ने उस तनावपूर्ण शीत युद्ध के दौरान एक पूरी की पूरी ग्लोबल स्ट्रैटेजी को जन्म दिया। दूसरे विश्व युद्ध का नज़ारा याद कीजिए। दुनिया साफ तौर पर 2 धड़ों में बढ़ती जा रही थी। एक तरफ था अमेरिका का नेतृत्व वाला पूंजीवादी गुट और दूसरी तरफ था सोवियत संघ का साम्यवादी गुट। इस जबरदस्त खिंचाव वाले माहौल में जो देश अभी अभी आज़ाद हुए थे, उनके सामने बड़ा संकट था। ऐसे में एक बड़ा फैसला लिया गया, हम अपनी आज़ादी बरकरार रखेंगे और किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। इसी बेबाक रास्ते को गुट निरपेक्षता या नॉन अलाइनमेंट कहा गया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 114। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की सफलता और इसके भू राजनीतिक वजन का एक बहुत बड़ा सबूत है। समय के साथ दुनिया भर के लगभग 114 विकासशील और नव स्वतंत्र देश इस एक नीति के तहत एकजुट हो गए। इसने दुनिया को एक बहुत ही कड़ा संदेश दिया कि जब दर्जनों देश एक साथ खड़े होते हैं तो कोई भी महाशक्ति उन्हें हल्के में नहीं ले सकती। तो इस पूरी वैचारिक यात्रा के बाद ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज जब हम दुनिया भर में नए तरह के तनाव, युद्ध और गुटबाजी देख रहे हैं, तो ऐसे में पंचशील और गुट निरपेक्षता के ये ऐतिहासिक सिद्धांत आज के समय में कितने प्रासंगिक हैं? क्या आज की इस बंटी हुई दुनिया को फिर से ऐसे ही किसी शांतिपूर्ण ब्लूप्रिंट की सख्त जरूरत है? सोचिएगा जरूर। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।